नए जमाने के ससुराल में पुराने जमाने की बहू का पहला बच्चा। अरे आ जाओ, इस घर में तुम तीनों का स्वागत है। बहुत प्यारी लग रही हैं मेरी तीनों बहुएं। हम तो प्यारी लग रही हैं, लेकिन हमारे जेठानी कुछ ज्यादा ही गंवार लग रही हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। जेठानी जी, आपको और कोई लहंगा नहीं मिला था क्या? इसमें क्या बुराई है? ये मेरी माँ का लहंगा है, कितना चमक तो रहा है, अच्छा तो है। सीमा गांव की सीधी सादी सिंपल लड़की थी। वो गांव से शहर अपने मॉडर्न से ससुराल में आई थी, जहां सभी की सोच मॉडर्न थी। घर में प्रवेश करते ही सीमा घर को चारों तरफ से देखने लगती है। अरे मोरी मैया, कितना बड़ा घर है! इतना बड़ा घर तो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं देखा। क्या लंबी लंबी दीवारें हैं, अगर ये गिर गईं तो हम सभी इसके नीचे दब के मर भी सकते हैं। क्या हुआ सीमा, क्या सोच रही हो? तुम्हें घर अच्छा नहीं लगा? नहीं माँ जी, मैं तो कुछ नहीं सोच रही थी, और ये घर तो बहुत ही सुंदर है। उफ माँ, आप भी ना सब यही बातें कर लीजिए। हाँ, थोड़ी देर इन्हें आराम भी करने देते हैं, इनके कमरे में जाने देते हैं। बेचारी शादी करके आई हैं, थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला। चलो भाभीओ, आपको आप सभी के कमरे दिखा देती हूँ। छोटी भाभी, आप सभी के कमरे यहाँ पे हैं आमने सामने, और बड़ी भाभी आपका ये बड़ा सा कमरा भैया ने खुद अपने आप डिजाइन करवाया है, पूरा कमरा। पारुल बड़े कमरे में सीमा को लेकर जाती है तो सीमा कमरा देखकर हैरान हो जाती है। चारों तरफ शानदार मार्बल लगा होता है और सजावट का सामान भी बहुत सुंदर होता है। बाप रे बाप, इतना बड़ा कमरा मेरे अकेले के लिए! इसमें तो मेरे गांव की भैंसिया भी पल जाएगी, और 2-4 कमरे और निकल जाएंगे। सीमा की ये बात सुनते ही पारुल जोर जोर से हंसती है। ओह माय गॉड, यू आर सो फनी भाभी। चलो आप आराम करो, मैं बाद में आऊंगी। आपको थोड़ा आराम चाहिए? हाँ, शादी के चलते आप बहुत ज्यादा थक गई होंगी। पुराने जमाने की बड़ी बहू अपने नए जमाने के ससुराल में आकर खुश तो बहुत थी, लेकिन अभी उसे परेशानियों का सामना करना बाकी था। कुछ समय बाद जैसे नए जमाने के ससुराल में आकर वो हाथ से कपड़े धोने लगती है। अरे क्या बात है जेठानी जी, मशीन होने के बावजूद भी आप हाथ से कपड़े धो रही हैं? क्या मेहनत करने का ज्यादा ही शौक लगा है? नहीं, वो क्या है ना, हमें अभी ये मशीन चलानी नहीं आती। हम तो अपने गांव में भी ऐसे ही धोबी घाट खोल के बैठ जाते थे। बहुत सारे कपड़े 1 मिनट में हाथों से धुल जाते हैं। बेचारी विलेजर बहुरानी, शायद इनके अंदर दिमाग की थोड़ी कमी है, इसीलिए इन्हें नए जमाने की चीजों के बारे में समझ ही नहीं आता। दिव्या और प्रिया दोनों ही अपनी जेठानी का मजाक उड़ाती हैं और वहां से चली जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुबह के 5 बजे सीमा घर के आंगन में आती है। रसोई में तो कुछ कहीं पर चूल्हा नहीं दिखाई दे रहा। एक काम करती हूँ, यहीं पर मिट्टी का चूल्हा बना लेती हूँ और सभी के लिए अच्छा सा खाना बना देती हूँ। सीमा घर के आंगन में ही मिट्टी का चूल्हा बनाती है, जिसके बाद वो सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने की कोशिश करती है। ये लकड़ी जलने में थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, लेकिन मैं सभी के लिए खाना बना करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पुराने जमाने की बड़ी बहू नए जमाने के ससुराल में चूल्हा जलाते जलाते सारे में धुआं कर देती है। उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं और घर के सभी लोग धुएं की वजह से नींद से जाग जाते हैं। अरे, ये सुबह सुबह धुआं कहां से आ रहा है? कहीं हमारे घर में आग तो नहीं लग गई? सागर इतना सोच ही रहा था कि तभी अचानक घर में फायर सायरन बजना शुरू हो जाता है। सागर अपने पूरे परिवार को नींद से जगाकर घर के बाहर ले आता है। सभी जब घर के बाहर आते हैं तो गार्डन में सीमा को खाना बनाते हुए देखते हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही है? तूने चारों तरफ धुआं कर दिया। हम सभी को लगा जैसे आग लग गई हो, और तुम चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हो? अब माफ कर दीजिएगा मामा जी, मैं तो आप सभी के लिए खाना बना रही थी, और अभी सुबह बनाऊंगी तभी तो समय पर बन के तैयार हो पाएगा। ओहो बहू, हमारे घर में कोई 10 या 11 बजे से पहले नाश्ता नहीं करता, और तुझे बनाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे घर में नौकर हैं, वो खुद बना लेंगे। माँ जी, मुझे तो यही लगा था कि शायद जैसे गांव में सभी लोग सवेरे नाश्ता कर लिया करते हैं, वैसे यहाँ भी सब जल्दी उठते होंगे। ओहो मेरी पुराने जमाने की बहू, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाकर आराम करो, देखो कितने पसीने आ रहे हैं तुम्हें। वैजयंती के कहने पर सीमा वहां से चली जाती है। उसको देखकर प्रिया और दिव्या दोनों हंसती हैं। जेठानी जी, अगर आपको गैस चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता तो हम सिखा दे क्या? ऐसी बात नहीं है, चूल्हे का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे
रहने दो दिव्या, तुम किससे बोल रहे हो? ये तो महान है, आज नहीं पुराने जमाने में ही जीती रहेंगी। दोनों ही इस तरह उसका मजाक उड़ाती हैं, लेकिन फिर भी सीमा उन्हें कुछ नहीं कहती। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और सीमा को नए जमाने के ससुराल में आकर कई दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान सीमा, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खिला दिया क्या? माँ, मैं फैमिली डॉक्टर को फोन कर देती हूँ। इतने में सीमा कहती है, काहे आप परेशान हो रहे हो? मैं तो ठीक हूँ। ये तो खुशखबरी की बात है माँ जी, आप दादी बनने वाली हो। सीमा की ये बात सुनते ही घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। चिंता का माहौल अचानक से खुशी में बदल जाता है। बड़ी बहू, आज तो मुझे तुझ पर बहुत ही प्यार आ रहा है। तूने मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी दे दी, मुंह मीठा करने के लिए। जाओ बढ़िया वाली मिठाई लेकर आओ। मयंक, तुम चाचू बनने वाले हो। हाँ माँ, बिल्कुल, अभी लेकर आता हूँ और सभी का मुंह मीठा करता हूँ। हमारे घर में नन्हे मुन्ने पैर आने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। डॉक्टर को मैंने ही बुला लिया, वो चेकअप करके अपनी गाइडलाइंस हमें बता देंगे। गाइडलाइन का होता है नंद जी? ये सुनते ही दोनों देवरानी जोर जोर से हंस पड़ती हैं। क्या कहा जेठानी जी? गाइडलाइन? पहले तो आप बोलना सीख लीजिए। गॉड, गाइडलाइंस होता है। हमारी जेठानी को अच्छे अच्छे शब्दों को प्रोनाउंस बहुत बढ़िया करना आता है। चुप करो तुम दोनों, तुम्हारी जेठानी पुराने जमाने के गांव से आती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका मजाक उड़ाओ। वैजयंती ऐसा बोलकर बात को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन असली चुनौती शुरू हुई अब, जब गर्भावस्था के दौरान घर वालों ने सीमा को मॉडर्न गाइडलाइंस के अनुसार चलने को कहा। देखो, अब से आपको अपना ख्याल रखना है और गर्म चीज नहीं खानी, जैसे घी मत खाओ, घी गर्म होता है। बैंगन नहीं खाना, पपीता भी नहीं खाना। पेट में अभी गर्म चीज जानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ठंडी चीज खानी चाहिए और रेस्ट लेना, ज्यादा हैवी काम मत करना। डॉक्टर साहब, जरा हमारी भाभी को ये भी समझा देना, ये थोड़ी पुराने जमाने की है, तो प्रेगनेंसी के शुरू होने के महीने में कुछ देसी नुस्खा ना आजमा लें। कोई परेशानी हो तो फौरन चेकअप करवा लें। हाँ, बिल्कुल। शुरुआती दिनों में बच्चा कमजोर होता है, तो शुरुआती दिनों में हैवी काम नहीं करने हैं। इस चीज का ध्यान रखना, वरना बच्चा खराब भी हो सकता है। ये सब सुनकर सीमा अपने मन ही मन सोचती है, मेरी माँ ने मेरे भैया को कितने अच्छे से पाला था, मुझे सब याद है। मैं तो अपने बच्चे को बिल्कुल वैसे ही पालूंगी। माँ कहती थी कि गर्भावस्था में काम करना चाहिए जिससे बच्चा तंदुरुस्त हो, लेकिन इनको देखो, आराम करने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर के जाने के बाद सीमा अपने कमरे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियों पर बड़ी तेज तेज चलना शुरू कर देती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। ओहो भाभी, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? आप इतनी तेज नहीं चल सकती हो, आपको अभी आराम करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी नंद जी बेकार की बातें कर रही हो। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बहुत मजबूत औरत हूँ, बिल्कुल मेरी माँ के जैसी। सीमा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को खाने के समय सभी डाइनिंग टेबल पर खा रहे होते हैं, तभी सुरेश का चटनी खाने का मन करता है। बहुत समय हो गया है चटनी खाए हुए। सच कहूँ तो बाबूजी, मेरा बहुत मन कर रहा है चटनी खाने का। मैं अभी बना कर लाती हूँ, एकदम तीखी तीखी चटनी। सीमा रसोई में जाती है और सिलबट्टे पर नीचे बैठकर चटनी पीसना शुरू कर देती है, लेकिन ज्यादा तीखी चटनी बनाने के चलते उसके हाथों में जलन होने लगती है और पेट भी प्रेशर बनता है। बहुत दर्द हो रहा है। अरे जेठानी जी, क्या कर रही हो आप? आपको पता है ना आप प्रेग्नेंट हो, और डॉक्टर ने सुबह ही बोला है आपको रेस्ट करने के लिए। ये सब मत करना। आपको मिक्सी मशीन चलानी नहीं आती क्या? हाँ, इनकी हरकतों से यही लग रहा है जैसे इन्हें मिक्सी मशीन चटनी बनाना नहीं आता। नीचे बैठकर बनाने की क्या जरूरत है, वो भी सिलबट्टे पर। कितना पुराना जमाना हो गया है। हाँ, सिलबट्टे को इस्तेमाल करना दूर की बात है। अब तुम दोनों को क्या पता, चटनी को सिलबट्टे पे ही स्वादिष्ट बनाना आता है मुझे। देखना बाबूजी कितना खुश हो जाएंगे। आप और आपकी पुरानी सोच का तो कुछ नहीं हो सकता। आपको कितना भी कोई बोल ले, आपके ऊपर फर्क तो नहीं पड़ने वाला। आपको थोड़ी अपनी भी सोच बदल लेनी चाहिए। वक्त के साथ सोच बदलना अच्छी बात होती है। आपने ले नहीं तो बच्चे के लिए सोच लीजिए। सीमा सिलबट्टे की चटनी अपने ससुर को परोसती है। सुरेश चटनी खाते ही सीमा से कहते हैं, अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया है। सच में स्वाद तो बिल्कुल गांव जैसा लग रहा है। बाबूजी, ये सिलबट्टे की चटनी है, इसीलिए इतनी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे पता था आपको जरूर पसंद आएगी। ये लीजिए।
तभी सुरेश की नजर सीमा के हाथों पर पड़ती है जो बहुत बुरी तरह लाल होते हैं। अरे ये क्या बहू, तुम्हारे हाथों पर तो बहुत लाल लाल निशान हो रहे हैं, ऐसा क्या किया है तुमने? कुछ नहीं बाबूजी, ये तो कुछ देर में ठीक हो जाएगा। गांव में जब चटनी पीसा करती थी तब भी ऐसे ही होता था। ये तो थोड़ी देर में अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। आप मेरे हाथों की चिंता मत कीजिए। हे भगवान, भाभी आप तो पूरी ही पागल हो गई हो। आप अपना भी ध्यान रखो। आपके ऊपर जैसा भी असर होगा वैसा ही बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। डॉक्टरों ने साफ साफ कहा था आराम करना है। पारुल अपनी बड़ी भाभी सीमा के हाथों को पकड़कर उन्हें रसोई में ले जाती है और एक बोल में आइस क्यूब डालकर उसमें हाथ डिप कर देती है। भाभी अब इसके अंदर हाथ ऐसे ही रखना, आपको इससे बहुत आराम मिलेगा। आहा, हाथों में तो ठंडी ठंडी बर्फ लग रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि मेरे हाथों में जलन भी हो रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नंद जी। अगली बार से सिलबट्टे पर जब चटनी पीसूंगी तो ऐसे ही कर लिया करूंगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप ये सब चीजें मत किया करो। आपको आराम की जरूरत है। अगली बार कुछ खाने का मन करे तो नौकर हैं घर में, उन्हें बोल देना, या दोनों छोटी भाभियों को उन्हें कह देना। पारुल इतना बोलकर वहां से चली जाती है। अब रात का समय आता है तो सीमा सोने के वक्त अपने पेट पर हाथ रखती है और लोरी गुनगुनाना शुरू कर देती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, वो मेरी आँखों का तारा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरा चंदा है तू। सीमा ये सब छोड़ो, ये देखो मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ। सागर के ऐसा बोलने पर सीमा अचानक चुप हो जाती है। वो चाहती थी कि गर्भ में बच्चा माँ की लाला लल्ला लोरी सुने, लेकिन यहाँ सब उल्टा था। बच्चा पैदा होने से पहले उसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग हो रही थी, उसके नाम की लिस्ट तैयार हो रही थी। एक सुबह पारुल लंबी लिस्ट लेकर अपनी भाभी के पास आ जाती है। ये देखो भाभी, मैंने ऑनलाइन ऐप से कितने सारे अच्छे अच्छे नाम निकाले हैं बच्चों के लिए। लड़का हुआ तो उसका नाम रखेंगे ध्रुव, गौरव, तुषार, रुद्राक्ष, और अगर लड़की हुई तो उसका नाम रखेंगे तृप्ति, समीक्षा, वंशिका, पीहू। और पीहू नाम तो मुझे इतना प्यारा लगा ना कि मैं उसे प्यार से तो यही बुलाऊंगी। ये सब सुनकर सीमा थोड़ी चिंतित हो जाती है और गंभीरता से अपनी नंद से कहती है, नंद जी आप इतनी लिस्ट क्यों निकाल रही हो? इसका कोई फायदा नहीं है। पंडित जी आएंगे, वही हमारे बच्चे का नामकरण करेंगे। मुझे ऐसे कोई भी नाम नहीं रखना पसंद, क्योंकि नाम से ही बच्चे की कुंडली बनती है। अरे भाभी, आप कौन से जमाने में जी रही हैं? आप कोई पंडित नहीं आता। घर वाले खुद ही नाम सोच करके कान में 3 बार बोल देते हैं और वही बच्चे के नाम हो जाते हैं। हाँ बहू, हम भी ऐसा ही करते हैं। कोई अच्छा सा नाम ढूंढ करके रख, बच्चे का नाम वही रख देंगे जो हमारे बच्चे के ऊपर अच्छा लगेगा। सीमा को उसके ससुराल वालों का इतना एडवांस चलना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो चुप नहीं रही। उसने प्यार से अपने पति सागर को समझाया। देखो जी, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तो अपने ही तरीके से माँ बनना चाहती हूँ, चाहे वो पुराने तरीके लगे किसी को। पुराने ज़माने के तौर तरीकों से बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से होती थी। अब पुराने ज़माने के जो तौर तरीके हैं वो गलत तो नहीं है ना? सीमा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। मैं मॉडर्न जमाने में रहने वाला इंसान हूँ। चलो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम अपने तरीके से आने वाले बच्चे की देखभाल करो और घर वालों को उनके तरीके पर छोड़ दो। सागर, जो शुरू में सिर्फ मॉडर्न गाइडलाइंस पर चलने वाला था, अब सीमा की भावनाओं को समझने लगा। उसने डॉक्टर से सलाह लेकर सीमा को वो सब करने दिया जो उसे अच्छा लगता। रामायण की चौपाई पढ़ना, हल्का देसी खाना बनाना, मिट्टी के दीपक जलाना। बहू, तुम मिट्टी के दिए क्यों जला रही हो? माँ जी, इससे बच्चे पर असर पड़ता है। अच्छा, अब मैं रामायण की चौपाई पढ़ूंगी, उससे बच्चे का स्वभाव संस्कारी पैदा होगा। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। मैं समझ रही हूँ तुम अपने बच्चे को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो। इसी के साथ तुम उसकी अच्छी परवरिश भी करना चाहती हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे अंदर माँ बनने के अच्छे गुण हैं। वैजंती ऐसा बोलकर वहां से जाने लगती है। इतने में सीमा का मंत्र जाप शुरू हो जाता है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। सास भी ये सब देखकर सोच में पड़ गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि बहू के भीतर एक मजबूत माँ बसती है जो परंपरा और विज्ञान दोनों का संतुलन समझती है। धीरे धीरे घर के माहौल में बदलाव आने लगा। सीमा की लाला लल्ला लोरी को सुनकर बच्चा हर रात पेट में हिलता। देवर रौनक का मोबाइल से दूर होकर सीमा के लिए कहानियां पढ़ता।
नंद पारुल ने पुराने डिजाइन में बच्चे के आने से पहले ही झूला बनाया। इसी तरह समय के पूरे होते ही बच्चे ने जन्म लिया। आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मेरे घर पोता हुआ है। आज तो मैं दादी बन गई हूँ। ये हमारे खानदान का एक लौता पहला वारिस है। अगले ही दिन वैजंती ने एक मेड को घर पर रख लिया बच्चे की देखरेख के लिए, लेकिन सीमा को यह मंजूर नहीं था। हाँ जी, बुरा ना माने तो मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद करना चाहती हूँ। जो प्यार एक माँ दे सकती है अपने बच्चे को, वो मेड नहीं दे सकती। उसके इतना कहने पर वैजंती उस मेड को नौकरी से निकाल देती है। इसी के चलते सीमा एक रोज अपने बच्चे की मालिश करने लगी। उसके मजबूत हाथों की मालिश से बच्चा रो रहा था और घर के सभी लोग परेशान थे। सीमा बहू, ये क्या कर रही हो? बच्चा रो रहा है और तुम अपने मजबूत हाथों से उसकी मालिश कर रही हो। उसका बहुत नाजुक सा शरीर है, वो तुम्हारे मजबूत हाथों को सहन नहीं कर सकता। माँ जी, मालिश से ही तो मेरा लाल मजबूत होगा। मालिश करनी तो बहुत जरूरी होती है बच्चों की। रोते हुए बच्चे को वैजंती गोदी में उठाकर ले जाती है और सीमा देखती रह जाती है। इसी तरह कुछ दिन बाद जब वैजंती घर पर पोते की खुशी में बहुत बड़ा फंक्शन रखती है तो सीमा, मुन्ने को अच्छे सुंदर कपड़े पहनाकर तैयार कर दो, बाहर ले आओ। उसका इंतजार कर रहे हैं सभी। ठीक है बाजी, अभी लाती हूँ। सास के जाते ही यहाँ सीमा अपने बच्चे के पूरे शरीर पर सरसों का तेल लगा देती है और उसकी आंखों में भर भर कर मोटा काजल लगाती है। उसकी आईब्रो पर भी मोटा मोटा काजल लगा देती है। इसी के साथ गाल पर गोल काला टीका भी होता है। अब मेरे मुन्ना को किसी की नजर नहीं लगेगी। अरे, इसका कपड़ा तो गीला हो गया। पहले से दूसरा कपड़ा बदल देती हूँ। सीमा तिकोना कपड़ा लेकर बच्चे की लंगोट की तरह बांध देती है, जिसके बाद सीमा मुन्ना को बाहर लेकर आती है तो सभी बच्चे की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी मेहमान बच्चे को देखते ही हंसने लगते हैं। अरे वैजयंती बहन, ये तेरी बहू को क्या हो गया है? इसने तो बच्चे को अलग सा ही बना दिया है। और ये बच्चे का क्या हाल कर दिया है? अभी कुछ दिन का ही है ये बच्चा, अभी से इतना भरा भरा काजल लगा दिया। डॉक्टर ने तुझे कुछ बताया नहीं? बच्चे शुरुआती दौर में बहुत नाजुक होते हैं। सभी की बातें सुनने के बाद वैजंती तुरंत सीमा को बच्चे के साथ कमरे में लेकर आती है। सबसे पहले वैजंती बच्चे के पूरे चेहरे पर से गीले टिश्यू पेपर की मदद से काजल को हटाती है। बहू, तुम्हें ये चीजें समझनी होंगी। बच्चों को जितना सिंपल रखोगी, बच्चे उतने सुंदर नजर आते हैं। पहले के जमाने में ये सब हुआ करता था, लेकिन अब ये सब नहीं चलता। और देखो, तुम्हारे ये लंगोट बांधने की वजह से बेचारे को कितनी एलर्जी हो गई है। जांघ के चारों तरफ लाल लाल हो गया है। ऐसा बोलते ही वैजंती मुन्ना को डायपर पहना देती है, जिसे देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाती हैं और वो रोने लगती है। माँ जी, मैंने जैसा मेरे भाई को पलता देखा वैसा ही अपने बच्चे को पालना चाहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके चलते ये सब हो जाएगा। ये सुनकर सब वैजंती प्यार से सीमा को समझाती है। जिस तरह बढ़ते हुए नए ज़माने की तरफ चलना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह हमें पुराने ज़माने की चीज़ों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी पुराने ज़माने की कई चीज़ बहुत अच्छी हैं, उसी को लेकर तुम्हें नए ज़माने को भी साथ में रखना चाहिए। चलो बहू, अब बाहर चलते हैं। वैजंती पोते और अपनी बहू को लेकर बाहर आ जाती है। सभी बच्चे की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने हाथों से नेक और गिफ्ट देकर जाते हैं। सीमा इधर जहां उदास थी अब बहुत खुश हो जाती है, लेकिन शाम होते ही अचानक बच्चा बहुत तेज तेज रोने लगता है। माँ जी, मुझे तो लगता है इसको नजर लग गई है। मैं अभी इसकी कमरे में जाकर के नजर उतार देती हूँ। सीमा रुई की बत्ती बनाती है और उसको तेल में भिगोकर उसे जलाते हुए अपने बच्चे के पास ले आती है। उसके धुएं से बच्चे की आंख और भी ज्यादा लाल होने लगती है। बहू, मुन्ने को इससे तकलीफ हो रही है। जरूरी नहीं है कि नजर की वजह से ही सब पुराने जमाने के लोग सोचते थे। क्या पता इसके पेट वगैरह में गैस बन रही हो, जिससे चिड़चिड़ा हो रहा है। हमें डॉक्टर को फोन करना चाहिए। अपनी सास की ये बात सुनकर सीमा वो सब बंद कर देती है। सीमा की देवरानियों को भी कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास होता है। इसी के चलते वो भी अपनी जिठानी सीमा से कहती है, जेठानी जी, हमने आपका बहुत मजाक उड़ाया, कभी भी आपको कुछ सिखाया नहीं। आज ये सब जो भी कुछ हुआ, कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है। आखिर ये बच्चा इस घर का वारिस है, कहीं ना कहीं हमें भी इसका इतना ही ध्यान रखना चाहिए था। हाँ जेठानी जी, हमें माफ़ कर देना। नहीं, गलती सारी मेरी है कि जैसे मैंने पुराने ज़माने की चीज़ों को ऐसा समझा कि वही सही तरीके हैं। मुझे नई चीज़ें सीखनी चाहिए थी। अब से मैं ऐसी गलतियाँ कभी नहीं करूँगी जिससे मेरे बच्चे को कोई नुकसान हो।
कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। फिलहाल तुम मुन्ना को अंदर ले आओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। सीमा मुन्ने को कमरे में ले आती है। डॉक्टर आकर कुछ इंजेक्शंस देकर चला जाता है, जिससे बच्चा चुप हो जाता है। ये देखकर वो खुश होती है। इसी के चलते अब सीमा पुराने जमाने को धीरे धीरे छोड़कर नए जमाने में आना शुरू हो जाती है। वो नए जमाने के तौर तरीकों को सीखती है और बच्चे की परवरिश भी उसी तरह करती है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमें भी पुराने जमाने की चीजों पर अभी तक निर्भर रहना चाहिए या कुछ कुछ नई चीजों को भी अपनाना चाहिए? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिए।